हाय गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तरंग गति के बारे में। इसमें हम लोग पहला देखते हैं रेडियो तरंगों, एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है। तो इसमें यांत्रिक तरंग कौन सा है? ध्वनि तरंग है। ठीक, इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं वायु में ध्वनि की तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि की तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें होती क्या हैं, उनका नेचर क्या होता है, वो कैसे व्यवहार करती हैं। तो इसमें देखते हैं वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं। यानी कि वायु में जब भी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी तो हमेशा वो अनुदैर्ध्य होंगी। साथ साथ अनुदैर्ध्य तरंगें हमेशा यांत्रिक तरंगें होती हैं, हमेशा यांत्रिक तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक, इस हिसाब से जो ध्वनि की जो तरंगें होती हैं वह भी यांत्रिक तरंगें हैं। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही संचित हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे द्रव है, मान लो तालाब है, तालाब पूरा भरा हुआ है, तो ऊपर भी जो सतह होती है द्रव की, उस पे ऊपर भी सतह पे जो दिखता है ऊपर वाला जो सतह, उस पे अनुप्रस्थ तरंगें ही संचरित होती हैं। जबकि जो उसमें अंदर की जो उस पर डीप में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग केवल सतह पे बनता है और अनुदैर्ध्य तरंग उसके सतह के नीचे बनता है। ठीक, फिर हम इसमें देखते हैं दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। हम देखते हैं बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर से। आयनोस्फीयर द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन जो चलाते हैं तो हम लोग की जो कनेक्टिविटी बनती है जिन तरंगों के माध्यम से, वो तरंगें कहाँ से आती हैं? वो तरंगें आती हैं आयनोस्फीयर से, परावर्तित होती हैं जैसे सेटेलाइट के माध्यम से। सेटेलाइट के माध्यम से आयनोस्फीयर में सेटेलाइट होता है, तो सेटेलाइट के माध्यम से ही हमें वो तरंगें जो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं वह हमें प्राप्त होती हैं। फिर उसमें पांचवा देखते हैं रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह क्या है? तो आयन मंडल। फिर हम देखते हैं छठवां, तरंग जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं ध्वनि तरंग। कहने का मतलब ये है कि अगर निर्वात हो जाए, हवा की स्थिति न रहे, यानी कि आवाज़ जो ध्वनि होती है उसके संचरण का माध्यम हम लोग अगर समाप्त कर देते हैं तो होता क्या है, ये जो तरंगें होती हैं एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए व्यक्ति सुनने में असक्षम होता है। फिर इसमें देखते हैं सातवां, कास्मिक किरण क्या होती है? आवेशित किरण है ये, कास्मिक किरण आवेशित किरण है। फिर हम देखते हैं आठवां, कास्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है। तो ये क्या होती हैं? वह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक, तो कास्मिक किरण, पहली नंबर बात कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं, ये आवेशित किरण होती हैं। फिर हम देखते हैं नवा, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचित की जाती हैं। माने बहुत ही ज़्यादा उच्च आवृत्ति की तरंगें जो होती हैं संचित की जाती हैं। तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में जो तरंगें आती हैं वह परा उच्च आवृत्ति की होती हैं। ठीक, हम इसमें 10वां देखते हैं, उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है, जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग ले लें हम, अगर स्प्रिंग ले लें, या जैसे अगर मान लो हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो एक रस्सी हमने लेके यहाँ पे बांध दिया और एक आगे यहाँ पकड़ करके ऐसे हम लोग करते हैं जब ऐसे। ठीक, तो ये होता क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक, ये स्ट्रिंग है। तो इसमें कह रहा है कि दो स्ट्रिंगों के बीच की जो दूरी होती है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो इनकी जो बीच की दूरी होती है, ये वाली जो दूरी है, इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या इसमें दो कंटिन्यू जो गर्त हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी होती है, इसे हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं या वेवलेंथ कहते हैं। फिर उसमें 11वां देखते हैं, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। यानी कि अगर कोई क्रिस्टल हो, जैसे कोई कण हो, कोई क्रिस्टल हो, तो उनकी जो संरचना है, उनके संरचना के बारे में जानना है तो एक्स किरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है।
फिर इसमें 12वां देखते हैं, एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है कौन सी तरंग है, तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जो राडार होती है, जो भारत में राडार सिस्टम है, पाकिस्तान में है या अदर देश में है, तो होता क्या, उस राडार सिस्टम के माध्यम से अगर दुश्मन देश का या किसी और देश का वायुयान उसके अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग किस तरंगों का प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का। फिर इसमें हम 13वां देखते हैं, रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का, यानी कि जो देखने वाली जो तरंगें होती हैं रात्रि में, जो हम लोग जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं देखने के लिए चीज़ों को, तो उनमें जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं अवरक्त तरंगें होती हैं। फिर से हम 14वां देखते हैं, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती हैं माइक्रोवेव, यानी कि जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन होता है या जिन तरंगों का प्रयोग करते हैं वो माइक्रोवेव होती हैं, बहुत ही छोटी तरंगें होती हैं। फिर इसमें 15वां देखते हैं, आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का, यानी कि आंत जो होता है, आंत में अगर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो उसके निदान में उन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो जो किरणें वो होती हैं वो किरणें एक्स किरणें होती हैं। फिर इसमें 16वां देखते हैं, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें, यानी कि जो सीटी स्कैन किया जाता है तो इन चीज़ों में भी एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। हम लोग 16 क्वेश्चन का एक सुपर सेट देखे हैं, इसको आप 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, तो तरंग गति से जो क्वेश्चन बनने वाली जो संभावित क्वेश्चन है वो आप करने में आसानी से सक्षम होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।